हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अरस्तू के द्वारा संविधान और शासन प्रणाली का जो विचार दिया गया है, उसका जो वर्गीकरण किया गया है, इन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने अरस्तू की दास प्रथा, राज्य का विचार, क्रांति का विचार, नागरिकता का विचार, न्याय का विचार, इन सभी पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही साथ हमने प्लेटो के भी लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की है। आपको बता दें, यूपीएससी आईएएस में जो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में ऑप्शनल पेपर चुनते हैं पॉलिटिकल साइंस, या स्टेट पीसीएस में आप सेलेक्ट करते हैं ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें हम थिंकर पर अभी अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट जीआरएफ, जीआईसी एग्जाम्स और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी के लिए भी एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट वाइज आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो की। देखते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, मॉडल आंसर राइटिंग करते हैं या मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिख रहे हैं, कंक्लूजन किस तरीके से लिख रहे हैं, जो सबसे मेन पार्ट होता है, और बॉडी किस तरीके से लिख रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, आप क्या उसको फुलफिल कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। मैंने प्लेटो की वीडियो में लगभग सभी टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया। अरस्तू की शुरू की 2 से 3 वीडियो में भी बताया है कि भूमिका किस तरीके से बेहतर तरीके से लिखी जा सकती है, तो अब वहाँ से आप भूमिका को देख सकते हैं। हम सीधे आते हैं मेन सेकंड पॉइंट पे कि संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। तो देखते हैं कि संविधान कैसा। पहले हम देखते हैं अरस्तू के अनुसार संविधान क्या है। तो देखिए, राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं है। अरस्तू क्या कहता है कि राज्य और संविधान में कोई अंतर नहीं है, जो राज्य है वही संविधान है, जो राज्य कहेगा वही संविधान कहेगा। लेकिन संविधान का वर्गीकरण ही राज्य का वर्गीकरण है। यानी यहाँ पर ये क्लियर कर रहा है कि आपको संविधान अलग से नहीं मानना है, जो राज्य है, जो संविधान है, जैसा राज्य का वर्गीकरण वैसे संविधान का वर्गीकरण, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगले पॉइंट में कहा कि दार्शनिक राजा की अपेक्षा विधि और संविधान को महत्व दिया, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक राजा को ज़्यादा महत्व दिया था, उसके आदेशों को, उसकी आज्ञा को, उसके विवेक को ही संविधान बना दिया था। जबकि अरस्तू ने कहा कि दार्शनिक राजा की अपेक्षा विधि और संविधान को ज़्यादा महत्व दिया है। ये प्लेटो की एक आलोचना भी थी एक तरीके से। आगे देखते हैं कि राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय है जो नैतिक व आत्मनिर्भर है, जिसका उद्देश्य क्या है, मनुष्यों को अच्छा जीवन प्रदान करना। यानी राज्य क्या कहता है, व्यक्तियों का एक ऐसा समुदाय जो नैतिक है और आत्मनिर्भर है। वहीं इन्होंने संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताई हैं, जिसमें विभागों का निर्धारण और बंटवारा होना चाहिए, सर्वोच्च सत्ता का निर्धारण होना चाहिए, और राज्य के उद्देश्यों का उल्लेख होना चाहिए कि राज्य का उद्देश्य क्या है, सर्वोच्च सत्ता क्या है, और विभागों का निर्धारण और बंटवारा कैसे होगा, कौन किस विभाग में काम करेगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्गीकरण की, तो अरस्तू ने अपनी शासन प्रणाली के 6 प्रकार से वर्गीकरण किए, और यह प्रश्न अक्सर सिविल सर्विसेज मेंस में पूछा गया है आपसे कि अरस्तू की शासन प्रणाली की बात कीजिए, अरस्तू के संवैधानिक शासन प्रणाली की बात कीजिए, इन सभी पे चर्चा करने की बात की जाती है, तो आपको पॉइंट वाइज पता होना चाहिए। जैसे पहला है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप, इसमें 3 प्रकार के शासन आते हैं। दूसरा है शासन प्रणाली का अशुद्ध रूप, इसमें भी 3 प्रकार की चीज़ें आएंगी। क्या है शासन प्रणाली का जो शुद्ध रूप है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र, इनको जो है कि अरस्तू ने शामिल किया है। क्यों कहा, क्योंकि इनमें समूची जनता के हित समाहित हो जाते हैं। यानी इनमें समूची जनता के हितों पर बात की जाती है। जहां हम समाज के अधिक से अधिक लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, वही शासन प्रणाली सबसे बेहतर है। वहीं वो कह रहा है अशुद्ध रूप में निरंकुश तंत्र, गुट तंत्र और लोकतंत्र, इनको शामिल किया है, क्योंकि इसमें केवल और केवल शासकों का हित मुख्य होता है, जनता का हित मुख्य नहीं होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अरस्तू और प्लेटो दोनों ही आदर्शवादी विचारक हैं, और दोनों ने लोकतंत्र को अशुद्ध रूप यानी कि खराब शासन बताया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहीं अरस्तू ने मुख्यतः 2 शासन प्रणालियों पर विशेष बल दिया। पहला गुट तंत्र या धनिक तंत्र, जिसको कहते हैं ओलिगार्की, दूसरा लोकतंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अब प्रश्न आएगा आपके पास कि सर अभी तो आपने बताया कि लोकतंत्र को प्लेटो और अरस्तू दोनों ही नकारते हैं, तो फिर यहाँ पे जो है कि लोकतंत्र का समर्थन कैसे। तो समझना ये है कि लोकतंत्र के शासन और गुटतंत्र या धनिक तंत्र के शासन को मिलाकर एक नया शासन बनाएगा अरस्तू, जिसका नाम होगा पॉलिटी। क्या नाम होगा, पॉलिटी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे
देखिए क्या कह रहा है कि गुटतंत्र, धनिक तंत्र जिसको हम ओलिगार्की कहते हैं, फिर दूसरा डेमोक्रेसी, इन दोनों में अच्छे गुण और अधिक जनसंख्या शामिल होती है। डेमोक्रेसी से जनसंख्या शामिल होती है और अरस्तू के अनुसार जो धनिक तंत्र है इसमें अच्छे गुणों के लोग शामिल होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो व्यवहारिक रूप से औचित्यपूर्ण है, जिसकी वजह से कोई क्रांति नहीं होगी। क्योंकि क्रांति रोकने के उपाय जब हम पढ़ रहे थे क्रांति के टॉपिक में, तो वहाँ इस पर चर्चा की गई थी कि अगर शासन पॉलिटी होता है, POLITY, क्या होगा शासन? POLITY, जो पॉलिटी शासन होगा उसी को इसने बेस्ट माना है, जिसमें धनिक तंत्र और लोकतंत्र इन दोनों के ही गुण शामिल हैं। आगे हम देखते हैं इसकी विशेषता क्या। संवैधानिक शासन यानी कि जो वर्गीकरण किया है, शासन करने के लिए शासन का वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। अरस्तु का विचार मध्यमार्गी व व्यवहारिक है। सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया गया। सर्वोत्तम व्यवहारिक, न कि प्लेटो की तरह काल्पनिक आदर्शवादी राज्य की बात नहीं की है। क्यों कह रहा है ये व्यवहारिक? जिसमें अधिकतम जनसंख्या के हितों को ध्यान रखा जा सके, अधिकतम जनसंख्या का जो हित है वो भी पूरा हो सके। अगला, सद्गुणी जीवन की प्राप्ति बेहतर शासन प्रणाली में ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शासन में संपन्न वर्गों अन्य वर्गों की भागीदारी हो, यानी एक तो संपन्न वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए और वहीं अन्य वर्गों की भी भागीदारी होनी चाहिए। ये संपन्न वर्ग ही धनिक तंत्र होगा और जो अन्य वर्ग है यही कौन होगा? डेमोक्रेसी के अंतर्गत आने वाले आम जनता, जिसको उसने क्या कहा? पॉलिटी नाम की एक शासन प्रणाली क्रिएट की और इसको उसने बेस्ट बताया। क्यों? क्योंकि कहा अरस्तु ने कि जो व्यवहारिक शासन प्रणाली है पॉलिटी, इसमें गुण भी है धनिक तंत्र का और लोकतंत्र की संख्या, इन दोनों का ही सम्मिश्रण है, जिससे न तो अमीरों के द्वारा क्रांति होगी विषमता पैदा करने के लिए और न गरीबों के द्वारा क्रांति होगी समानता स्थापित करने के लिए। दोनों ही लोगों को जब लगेगा कि हम शासन की भागीदारी में शामिल हैं तो क्रांति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। वहीं अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता व संपत्ति दोनों का समुचित सम्मिश्रण होगा। संपत्ति यानी धनिक तंत्र और स्वतंत्रता यानी लोकतंत्र, इन दोनों का ही मिश्रण होगा। पॉलिटी अर्थात संवैधानिक शासन बेहतर है जिसमें लोकतंत्र एवं गुटतंत्र का समन्वय है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है आपको, 7 वाले को। लोकतंत्र और गुटतंत्र इन दोनों का ही वो समन्वय करता है। अगले पॉइंट को हम देखते हैं, आम जनता का विवेक दार्शनिक राजा के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से प्लेटो ने एक दार्शनिक राजा के विवेक को, आदेश को, आज्ञा को ही सब कुछ मान लिया था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, वहीं अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र में जो जनता है वो जब शामिल होगी तो उसका विवेक कहीं ना कहीं दार्शनिक राजा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिस राज्य में समाज के बहुमत की भागीदारी होगी, किसकी? बहुमत की भागीदारी, वहाँ शत्रुओं की संख्या कम होगी। क्योंकि जब बहुमत समाज को लगता है कि हम शासन में भागीदार नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी हमें समाज पूछ नहीं रहा है, यानी हमारी सरकार में कोई प्रभुत्व नहीं है, तब वो क्रांति के लिए लालायित होते हैं। और जब उनको पार्टिसिपेट करा दिया जाएगा चुनाव की प्रक्रिया से, शासन प्रणाली में, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से, तो वो कभी भी क्रांति करने के लिए आगे नहीं आएंगे। वहीं सर्वोत्तम शासन प्रणाली का जो मूल आधार है वो मध्यम वर्ग है। क्यों? क्योंकि धनी वर्ग जो उच्च वर्ग है, गरीब जो निम्न वर्ग है, इनके बीच का वो शासन है। न तो अमीर वर्ग का शासन होगा न गरीब वर्ग का, बल्कि दोनों के बीच का शासन होगा। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, मध्यम वर्ग का दृष्टिकोण ज़्यादा तार्किक एवं व्यवहारिक होता है। ज़्यादा तार्किक एवं व्यवहारिक होता है क्योंकि भाई मध्यम वर्ग का गुण जो है कि ज़्यादा संख्या भी होती है और इनका जो लॉजिक होता है वो तार्किक और व्यवहारिक होता है। वहीं मध्यम वर्ग में समानता व सहमति की भावना पाई जाती है, जिससे शासन स्थायी होता है। कि समानता की भी बात होती है लोकतंत्र की आम जनता के लिए और सहमति की भी बात होती है, इसीलिए मध्यम वर्ग जो है कि इम्पॉर्टेंट है। और यही मध्यम वर्ग जिसको अरस्तु ने क्या कहा है? पॉलिटी कहा है। क्या कहा है? पॉलिटी। अब यहाँ पर एक बात देखेंगे कि विधि के शासन पर उसने बार बार फोकस किया है, तो विधि के शासन का अभिप्राय क्या है? तो अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने संविधान एवं विधि के शासन को स्वीकार किया है। विधि वासना रहित विवेक है। कैसी? वासना रहित विवेक है, यानी ये जो विधि है वो बहुत ही शुद्ध विवेक है। यानी विधि क्या है? सद्गुण का ही पर्याय माना जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, प्रिंट फोटो के लेने में शायद प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप समझ लीजिए। विधि सामूहिक भलाई एवं शुद्ध विवेक का परिणाम है, जिसमें समाज की भलाई की बात की जाती है, उसका नाम है विधि। विधि वस्तुनिष्ठ है क्योंकि शासक और शासित दोनों पर लागू होती है, चाहे वो शासन करने वाला हो चाहे वो शासित होने वाला व्यक्ति हो, इन सभी पर विधि लगती है कि अगर आप कोई काम गलत कर रहे हैं तो आपके लिए भी दंड का प्रावधान किया जाएगा, फिर चाहे आप राजा ही क्यों ना हो। और शासन का जो आधार होता है वो शासितों की सहमति होती है। शासित यानी
यानी कि आम जनता से पूछा जाता है कि क्या आप पे शासन किया जाए या नहीं, और वो लोग चुनाव के माध्यम से अपने सरकार को, अपनी शासन सत्ता को चुनते हैं। तो दोस्तों ये तो था आपका संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण, जो अरस्तू का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई बार प्रश्न आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं। और जिन दोस्तों ने अगर प्लेटो की वीडियो नहीं देखी वो जाएं प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको वेस्टर्न थिंकर में सारे प्लेटो की वीडियोज़ मिलेंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैकियावेली के साथ, तब तक आप अरस्तू और प्लेटो की सभी वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।